नमस्कार दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट जब से पावर में आई है, दो चीज़ों की काफ़ी चर्चा की गई। सबसे पहला था लेबर रिफॉर्म्स और नंबर सेकंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये दोनों चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं गुथी हुई है। जैसे आप लेबर लॉज में रिफॉर्म्स करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप से बेहतर होता चला जाएगा। इंडिया में जो लेबर एक्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करते हैं, यानी उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं। तो एट प्रेजेंट 100 से भी ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्ट हैं जो लेबर लॉज को गवर्न करते हैं, वहीं 40 से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट हैं जो अगेन लेबर लॉज को गवर्न करते हैं। इससे हमारे देश की जो लेबर कंप्लायंसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। शायद इसीलिए लेबर लॉ एडवाइजर पर मिलियन प्लस सब्सक्राइबर भी है। तो इस पूरे रायते को थोड़ा सुलझाने के लिए सेकंड कमीशन ऑन लेबर बनाया गया 1999 में। तो उन्होंने 2002 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और कहा कि लेबर लॉज काफ़ी पुराने, आउटडेटेड से हो चुके हैं और इनमें अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी उनकी बात मानते हुए 4 लेबर कोड्स बनाने की बात कही। कोड ऑन वेजेस जो वेजेस को गवर्न करेगा, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 4 लेबर कोड्स का आखिर क्या हुआ है, क्या ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, इन पर्टिकुलर कोड्स में ओवरऑल क्या डिफरेंस आने वाला है पुराने एक्ट से, जो आपको एज ए एम्प्लॉय या एज ए एम्प्लॉयर इंपैक्ट करने वाला है, और आने वाले समय में इन कोड्स के आधार पर क्या क्या मेजर बदलाव होने वाले लेबर लॉज में, उन सभी को इस शॉर्ट वीडियो में हम समराइज करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं आपका लेबर लॉ डीकोडर और आज हम बात करने वाले हैं 4 लेबर कोड्स के बारे में। इससे पहले कि हम आगे की बात करें, सबसे पहले समझते हैं कि इस देश में आखिर एक्ट बनता कैसे है। एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है। ये बिल 2 तरह के हो सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल या फिर गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनेटेड एम्प्लॉय वेलफेयर बिल जो लेकर आया गया था 2020 में, बट इनके पास होने की चांसेस काफ़ी कम होती है। गवर्नमेंट बिल किसी न किसी मिनिस्टर के द्वारा लेके आया जाता है। जैसे ये जो कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये जो सारे बिल्स थे, ये हमारे लेबर मिनिस्टर मिस्टर संतोष गंगवार लेकर आए थे। कोई भी बिल टेबल होने के बाद दोनों हाउस से पास होता है, तभी वो आगे फर्दर प्रोसेस में जाता है, यानी उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना जरूरी है। इसमें 2 तरह की मेजोरिटी आवश्यक होती है। कुछ बिल्स तो सिंपल मेजोरिटी यानी 50% से पास किए जा सकते हैं, लेकिन संविधान में अगर कुछ मेजर संशोधन करने हो तो उसमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। बिल्स पर डिस्कशन के दौरान अगर संसद को ये लगता है कि अभी इसमें और भी काम करने की जरूरत है तो उसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर भी किया जा सकता है। एक बार दोनों सदन जब इस बिल को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जनरली प्रेसिडेंट किसी भी बिल को वापस नहीं भेजते हैं और उस पर साइन करके उसे अप्रूव कर देते हैं। एक बार प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर हो जाने के बाद इस एक्ट को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है और अगर इस एक्ट के आसपास कोई रूल्स हैं तो उन्हें नोटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोड ऑन वेजेस एक्ट पास भी हो गया, उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हो गए, वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश भी हो गया, लेकिन उसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। तो जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं होते हैं तब तक वो एक्ट एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो आप कभी भी कोई एक्ट देखें तो उसमें आपको 3 चीजें मिलेगी, प्रीफिक्स, नेम एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स में कुछ ऐसा लिखा हो सकता है, फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट। नेम हो सकता है फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट, और सफिक्स होती है उस एक्ट का ईयर जब वो पहली बार पास हुआ था, फॉर एग्जांपल 1961। तो आप इस तरह का कुछ एक्ट देखेंगे, 3rd अमेंडमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोड ऑन वेजेस की। कोड ऑन वेजेस को पास किया गया था लोकसभा से 30 जुलाई 2019 को। उसके बाद अगस्त में इसको पास कर दिया गया राज्यसभा से भी और प्रेसिडेंट ने भी इस पर सील साइन कर दिया। लेकिन एक चीज इसमें अटक गई कि इसमें कहा गया था कि इसके रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे लेटर। वो लेटर खिंच गया 1 साल से भी ज्यादा, और एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो यानी 7 जुलाई 2020 को इसके जस्ट रूल्स आए हैं, जिसको पब्लिक कमेंट्स के लिए छोड़ा गया। पब्लिक से इस पे कमेंट आएंगे, उसके बाद फिर कमेटी देखेगी और फिर ये रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे। जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं किए जाते एक्चुअली कोड लागू नहीं हुआ है। ये कोड 4 एक्ट से मिलकर बना है। वो 4 एक्ट हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। पुराने जो भी एक्ट्स हैं उनसे इस कोड में कुछ मेजर बदलाव किए गए। सबसे पहले जो पुराने कोड्स थे उसमें ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज को ही बेनिफिट मिलता था, लेकिन कोड ऑन वेजेस के आ जाने के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग इकोनॉमी के वर्कर और हमारे जो फ्रीलांस वर्कर हैं सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें जो सेकंड बदलाव किया गया है, जो एक काफी मेजर बदलाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास एक पावर रखी है जिससे वो नेशनल फ्लोर वेजेस तय कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स में तो अभी 50 रुपए, 60 रुपए इस तरह की मिनिमम वेज अभी तक लागू है।
ऐसे में नेशनल लेवल पर एक मिनिमम फ्लोर वेज तय की जाएगी और स्टेट केवल उस फ्लोर वेज के ऊपर ही अपनी मिनिमम वेज तय कर सकते हैं, उससे कम नहीं। और थर्ड, जो हमारे जैसे कंप्लायंस पर्सन के लिए, एचआर पर्सन के लिए एक मेजर हेडेक कम कर देगा, वो है बहुत ही क्लियर डेफिनेशन ऑफ वेजेस। इस पर्टिकुलर एक्ट में बेसिक क्या है, अलाउंसेस क्या है, उनकी बहुत क्लियर डेफिनेशन दी गई है। नहीं तो फिलहाल लेबर लॉज में अलग अलग एक्ट के हिसाब से वेजेस की डेफिनेशन ही अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल पीएफ के लिए अलग डेफिनेशन है, ईएसआई के लिए वेजेस की अलग डेफिनेशन है, बोनस के लिए, ग्रेचुइटी के लिए, हर चीज के लिए वेजेस की डेफिनेशन अलग अलग है। लेकिन कोड ऑन वेजेस में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये बेसिक है, ये अलाउंसेस है, और ये भी बोला गया है कि बेसिक का कितना % अलाउंसेस में डाला जा सकता है। हमारा जो सेकंड लेबर कोड है उसका नाम बहुत लंबा है। इसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये ओवरऑल कोड गवर्न करता है एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशन को। ये बताता है कि फैक्ट्रीज में कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट रखने चाहिए, आपको फायर फाइटिंग रखनी चाहिए, फायर फाइटिंग की ड्रिल करानी चाहिए, अगर कोई केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका किस तरह से प्रिकॉशन करना है, किस तरह से सर्विसिंग करनी है, क्या क्या गियर एंड इक्विपमेंट देना है ताकि वर्कर को कोई इंजरी ना हो जाए, या हो जाए तो भी उसमें प्रिकॉशन लिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें ये कोड गवर्न करेगा। ये कोड एग्जिस्टिंग 13 लेबर लॉस को सब्स्यूम कर लेगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट एक्सेट्रा। इसको लेकर आया गया था लोकसभा में जुलाई 2019 में, फिर अक्टूबर 2019 में इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया, स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई हुई है कि इसमें जो भी आपके रिवीजन है, जो बदलाव है, जो सजेशन है वो दीजिए ताकि रिवाइज बिल टेबल किया जा सके। उसको पहले 3 महीने का समय दिया गया था, फिर 6 महीने का समय दिया गया था, फिर कोविड आ गया तो और भी वो एक्सटेंशन चल गया, तो फिलहाल ये लिम्बो में अटक रहा है। इस पर्टिकुलर कोड में जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उससे जो मेजर बदलाव है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि 10 वर्कर्स या उससे ज्यादा अगर वर्कर्स होते हैं कंपनी में तो कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन OSHWC लागू हो जाएगा। अभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिमिट है, कहीं 20 है, कहीं 50 है, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट 10 एम्प्लॉइज या उससे ज्यादा वाली जितनी भी कंपनियां हैं वहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। नंबर 2 इस कोड में ये कहा गया है कि सिविल कोर्ट में इस पर्टिकुलर कोड के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती, यानी मिनिमम हाई कोर्ट में जाकर अपील करनी होगी। इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है इस जो एक्ट से कोई एग्रीव्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर है तो उससे आगे अब शिकायत दर्ज करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़े। थर्ड कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो जैसा आगे नाम सजेस्ट करता है, ये कोड गवर्न करता है रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। लॉकआउट कब हो सकते हैं, स्ट्राइक कब हो सकती है, टर्मिनेट कब किया जा सकता है एम्प्लॉय को, पनिशमेंट कब दिया जा सकता है, यूनियन किस तरह से बनाई जाती है, ये सारे नियमों को ये पर्टिकुलर कोड गवर्न करेगा। तो ओवरऑल ये जो कोड है वो 3 एक्ट्स को सब्स्यूम करेगा, द ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये एक्ट सबसे पहले लोकसभा में लाया गया था नवंबर 2019 में। दिसंबर तक इसे पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया, जिसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। हो सकता है फ्यूचर में सबमिट हो जाए विद सम रिवीजन एंड करेक्शन। इसमें जो मेजर बदलाव किए गए वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्ट्राइक यानी हड़ताल एज वेल एज लॉकआउट दोनों करना इस कोड को लागू हो जाने के बाद डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज को यानी यूनियन को भी एम्प्लॉयर को भी एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और उस 14 दिन में हो सकता है काफ़ी सारी स्थिति चेंज हो जाए, सुधर जाए, या जो प्रेशर बिल्डअप की टेक्निक होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। नंबर 2 इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अक्रॉस द बोर्ड लागू किया गया है। नंबर 3 इसमें रिट्रेंचमेंट की जो लिमिट है 100 वर्कर्स की, उसे नोटिफिकेशन के आधार पर चेंज किया जा सकता है। ऐसी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री जिसमें 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें अगर अपने एम्प्लॉयज़ को हटाना होता है तो उसके लिए काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफिकल्ट होते हैं और उन्हें गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। हाँ, गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस 100 एम्प्लॉय को 300 भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल उन्हें एक्ट में चेंज करना पड़ता था, और जिसमें बाद में प्रेसिडेंशियल अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस पर्टिकुलर कोड में, इस पर्टिकुलर बिल में फिलहाल ये सजेशन दिया गया है कि इसको अब चेंज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सिंपल नोटिफिकेशन लाके इस लिमिट को 100 से मान लीजिए 300 या 500 कर सकती है। इसमें जो 4th मेजर चेंज है वो है कि इसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं उसे मॉडिफाई कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, या फिर डिफर यानी डिले भी कर सकती है। ये ऐसा पहली बार हुआ है जब जुडिशरी के ऊपर वापस गवर्नमेंट को एक पावर दे दी गई है। ऐसा ही कुछ नियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी लाया गया था, जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने 2011 में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था।
तो पता नहीं ये जो पर्टिकुलर बदलाव है ये आगे पास हो पाएगा या नहीं, या वापस जब इसका संशोधित बिल पार्लियामेंट में आता है तो हो सकता है ये पर्टिकुलर प्रोविजन उससे हटा भी दिया जाए। और लास्ट कोड जो हमारे सबसे काम का है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हमारे काम का क्यों है? क्योंकि ये सब्स्यूम कर सकता है पीएफ को, ईएसआई को, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को, ग्रेचुइटी एक्ट को, जो हम लोग के एज एम्प्लॉय सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोड भी दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट में लाया गया था, लेकिन इसे अगेन दिसंबर में स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया और अभी ये स्टैंडिंग कमेटी के पास ही चल रहा है। इस पर्टिकुलर कोड पर सबसे ज्यादा बहस हुई थी और उसमें कहा गया था कि इसमें एटलीस्ट आप पीएफ और ईएसआई को फिलहाल शामिल नहीं करिए। तो इसमें जो मेजर बदलाव किए गए थे, एक तो ग्रेचुइटी से रिलेटेड मेजर बदलाव इसमें प्रपोज किया गया था। उन्होंने कहा था कि अब ग्रेचुइटी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिलेगी और वो प्रो रेटा बेसिस पर मिलेगी। इसके अलावा पीएफ से जुड़ा हुआ एक मेजर बदलाव ये था कि पीएफ में एम्प्लॉय अपना शेयर, यानी जो अभी फिलहाल 12% फिक्स्ड है, उसे घटाकर 10%, 8% कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर वाला शेयर है वो फिक्स रहेगा। इस पर्टिकुलर बिल में जो अगेंस्ट जो रिकमेंडेशन थे कमेटी के, उन्होंने पीएफ और ईएसआई को मर्ज नहीं किया था। नहीं तो ये भी बात चल रही थी कि पीएफ और ईएसआई को मर्ज करके एक कॉर्पोरेट बॉडी बना दी जाएगी जो ओवरऑल इन्हें मैनेज करेगी, वो वाला इसमें नहीं शामिल किया गया था। और साथ ही साथ ईपीएफ को एनपीएस के साथ मर्ज करने का प्रपोजल भी इस पर्टिकुलर बिल में नहीं लाया गया था। सो लेट्स सी स्टैंडिंग कमेटी इस पर क्या अपने विचार रखती है और ओवरऑल ये जो नए कोड्स हैं, जो नए बिल्स हैं, वो कैसे पार्लियामेंट में टेबल होते हैं, उसका हम सभी को इंतजार रहेगा। तो जस्ट टू समराइज, आउट ऑफ 4 लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड है उसमें से केवल एक कोड ऑन वेजेस फिलहाल पास हुआ है, बाकी तीनों कोड स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफरल के लिए हैं। कोड ऑन वेजेस भी अभी तक लागू नहीं है एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, और उसके रूल्स जो है वो नोटिफाई होने बाकी हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अब रूल्स जल्दी नोटिफाई हो जाएंगे क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में भेजे गए हैं फॉर कमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि इन बचे हुए 3 लेबर कोड्स पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आप ये भी चाहते हैं जो कोड ऑन वेजेस के रूल्स है उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, उनके रिप्लाई भी करता हूं, और जो जैसे जैसे आप सजेशन देते हैं उसके हिसाब से हम लोग वीडियोस भी बनाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लेबर लॉज या कंप्लायंस से जुड़े हुए हैं या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जरूर हमारे कोर्सेज चेकआउट करिए lpt.institute, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको पेरोल और लेबर लॉज से जुड़े हुए बड़े ही इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड कोर्सेज मिल जाएंगे जो बिल्कुल अफोर्डेबल है और जो आपको अपने जॉब में एक्सेल करने में एज वेल एज अपनी खुद की कंसल्टेंसी शुरू करने में हेल्प करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मैं हूं ऋषभ जैन, आपका लेबर लॉ डिकोडर। मिलते हैं एक और ऐसे इंफॉर्मेटिव एपिसोड में।